नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले नजर डालेंगे 2 बजे की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली धमाके पर भूटान से प्रधानमंत्री मोदी की सख्त चेतावनी। कहा, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है पूरा देश। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह सचिव, आईबी प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली कार धमाके मामले की जांच तेज। सुरक्षा बलों की घेराबंदी में पूरा इलाका, लाल किला 3 दिन के लिए बंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दिल्ली धमाके के दोषियों की अब खैर नहीं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर बम्पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर हर उम्र, हर वर्ग के लोगों में जोरदार उत्साह। पोलिंग बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास सुविधाएं। और शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। एयर पिस्टल के निजी इवेंट में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर भूटान पहुंच गए हैं। पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने उनकी अगवानी की। इसके अलावा भूटान के विदेश और ब्रह्म व्यापार मंत्री ल्योपो डी एन, वित्त मंत्री ल्योपो लेकी दोर्जी, भारत में भूटान के राजदूत मेजर जनरल वी नामग्येल, कार्यवाहक विदेश सचिव तेंजिन रोंडेल वांगचुक, पारो के गवर्नर नार्बू वांगचुक और डिप्टी रॉयल चैंबरलेन कर्मा थिनले भी पीएम मोदी का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य भूटान के साथ विशेष मैत्री और सहयोग संबंधों को और मजबूत करना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और भूटान की गहरी हो रही मित्रता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से जुड़े हैं। भारत और भूटान के संबंध सशक्त और समृद्ध हैं, जो आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया, और आज जब हम प्रोग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं, तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच रेल और सड़क संपर्क को मजबूत करने के साथ ही सीमा पर बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान गलेपो के पास इमिग्रेशन चौक पोस्ट बनाने की भी घोषणा की। रेल और रोड कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने जिस गैलेपो माइंडफुलनेस सिटी के विजन पर काम शुरू किया है,
भारत उसके लिए भी हर संभव सहयोग कर रहा है। मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में भारत गैलेफू के पास इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी बनाने जा रहा है, ताकि यहां आने वाले विजिटर्स और इन्वेस्टर्स को इससे और सुविधा मिल सके। और वहीं दोनों देशों की ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देते हुए पुनत्सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लंबे समय तक रुके हुए एक और जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू हो गया है। आज भूटान में 1000 मेगावाट से अधिक का एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने भूटान में कहा कि वो वहां भारी मन से मौजूद हैं और कल रात की घटना की जांच में जुटे महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में भी रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि मामले में जानकारियों के तार जोड़े जा रहे हैं और इस षड्यंत्र की तह तक जाया जाएगा। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. आपको बता दें कि दिल्ली में कल शाम हुए कार ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त बैठक में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। और दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया। उन्होंने कहा कि धमाके के जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। राजनाथ सिंह ने दिल्ली डिफेंस डायलॉग के उद्घाटन सत्र में दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि प्रमुख जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं और जल्द ही एक रिपोर्ट सार्वजनिक भी की जाएगी। I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country is leading
investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. और दिल्ली डिफेंस डायलॉग में राजनाथ सिंह ने देश की डिफेंस इकोसिस्टम में नई टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक केवल हथियारों और प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं है, इसे रिसोर्स ऑप्टिमाइजर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। The spirit of harnessing new technology must extend to the way we design policy, process information, and make decisions. In that sense, technology is not only a tool but a culture. It is a way of doing things better, faster, and more intelligently. It is about ensuring that the data moves faster than doubt, that decision making is informed by evidence, and that the soldier, the scientist, and the civil servant all work in synergy through shared reform. और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों को दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का भी सुझाव दिया है। आपको सुनाते हैं। It is far better to import best practices than to import the best equipment. Because once we perfect the process and once our systems are robust, adaptive, and transparent, we will not merely purchase excellence from abroad, we can produce it here at home. और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में कल शाम हुए कार ब्लास्ट के बाद से केंद्र सरकार समेत कई जांच एजेंसियां और शीर्ष अधिकारी लगातार एक्शन मोड में हैं। इसी क्रम में एनएसजी कमांडो की टीम घटनास्थल पर जांच में जुटी हुई है और इस दौरान वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एनएसजी की टीम वहां पर पहुंची और जांच करती हुई नजर आई। और कार धमाके के बाद एफएसएल की टीम घटनास्थल पर गहन जांच में जुटी है। तमाम साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है ताकि इस धमाके के असल कारणों का पता लगाया जा सके। कई सारे जो साक्ष्य हैं वो रात में भी इकट्ठा किए गए और आज सुबह भी इन साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया है, क्योंकि दिन निकलने के बाद और भी कई सारे जो एलिमेंट्स थे वो वहां पर नजर आए जिनको इकट्ठा किया जा रहा है। और इस समय अब लगातार जांच की जा रही है और बहुत जल्द ही इस धमाके के पीछे की वजह भी सामने होगी। वहीं कल शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए इस धमाके के बाद लाल किले के आसपास के कई होटलों में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस पिछले कुछ दिनों में लाल किले के आसपास किन किन लोगों ने चेक इन किया, इसकी जानकारियां जुटाने में लगी है। साथ ही पुलिस होटलों के मैनेजरों से भी पूछताछ कर रही है। और दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए बम ब्लास्ट के बाद से ही दिल्ली एनसीआर के साथ ही पूरे देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस सड़क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रही है। साथ ही महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी हैं। पुलिस और एसएसबी के जवानों के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर भी पुलिसकर्मी लगातार चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर भी लगातार नजर बनाई गई है। तो दिल्ली में कल शाम लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद से ही पूरे देश में हाई अलर्ट। राजधानी दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार समेत कई राज्यों में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और हर आने जाने वाले वाहन एवं व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही राज्यों की पुलिस ने स्थानीय लोगों से किसी भी संदिग्ध वस्तु या स्थिति की सूचना तुरंत देने की भी अपील की है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की, दूसरी तस्वीर गुजरात की, तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम बिहार की, जहां देश की राजधानी दिल्ली में जब कार में ये विस्फोट हुआ तो उसके बाद से जो एजेंसियां हैं पूरे देश भर में इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाई जा रही है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।
और दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए इस धमाके के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस ने लखनऊ के कई इलाकों में संयुक्त छापेमारी भी की है। तो उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब टीम छापेमारी करने के लिए वहां पहुंचती है। देश की राजधानी दिल्ली में ये धमाका हुआ, जिसके बाद में अब अलर्ट मोड पर सभी एजेंसियां और छापेमारी लगातार जारी। ये मुत्तकीपुर क्षेत्र है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा एक जगह पर सर्च किया गया। ये किसी डॉक्टर का मकान है, डॉक्टर परवेज अंसारी नाम है। बाकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुक करते इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांशु इस वक्त जुड़ गए हैं, जो लगातार कल देर रात से ही एक एक अपडेट, एक पल पल की अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं। दिव्यांशु, अभी इस वक्त क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में, क्योंकि लगातार बीते कल शाम से ही जांच लगातार चल रही है। कई सारे जो FSL की टीम है उसने भी साक्ष्य जुटाए हैं, NSG की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, RAF वहां पर पहुंची हुई है। यानी कि अगर हम कहें जो चांदनी चौक हमेशा भीड़ भाड़ वाला इलाका था, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और टीम लगातार गहन जांच कर रही है। और बहुत जल्दी ये बात साफ हो जाएगी कि आखिर ये जो धमाका हुआ उसके पीछे क्या वजह रही। दिव्यांशु, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल देर शाम ये लाल किले के पास धमाका हुआ, उसके बाद से ही तमाम जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं और इसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं अपनी जांच कर रही हैं और इनपुट्स जुटाकर इस इन्वेस्टिगेशन को का जो है रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, जिस I-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, उसकी जो है बैकवर्ड लोकेशंस निकालने में अभी फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। हमारे सोर्सेज के थ्रू जो जानकारी मिली है कि करीब 11 घंटे के आसपास की जो लोकेशंस है वो दिल्ली पुलिस को और इसके साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो फरीदाबाद की है। फिलहाल मैं फरीदाबाद टोल प्लाजा के पास मौजूद हूं और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है वो फरीदाबाद से सुबह के वक्त जो है चलती है और उसके बाद दिल्ली शाम को पहुंचती है। तो करीब 11 घंटे के आसपास का ये पूरा जो वक्त है उस गाड़ी ने इन सड़कों पर गुजारा है। और जो शख्स इस गाड़ी में बैठा हुआ था उसके भी परिवार वालों को कहीं ना कहीं पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस गाड़ी के जितने भी 3-4 ओनर्स निकलकर सामने आ रहे हैं उनके भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कि पुलिस ने 11 घंटे के आसपास की जो लोकेशंस हैं गाड़ी की, वो गाड़ी कहां गई वो जो है पता पुलिस को चल पाया है। इसके अलावा इसके तमाम जितने आसपास के CCTV लगे हुए हैं यहाँ पर अभी भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो CCTV फुटेज के आधार पर कोशिश कर रही कि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी फरीदाबाद से तो चली, कहीं और घूम के दोबारा तो फरीदाबाद में दाखिल नहीं हुई। क्या कोई लॉजिस्टिक प्रोवाइडर तो उस शख्स ने जो गाड़ी में बैठा था उसने कहीं से रिसीव नहीं किया? तो ये तमाम सवालों के जवाब पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। और आपने जिक्र किया दिल्ली के होटल्स का, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस का जो मकसद है वो ये है कि दिल्ली सेंट्रल दिल्ली के तमाम जितने होटल्स हैं उनके भी जिन लोगों ने चेक इन किया है पिछले 1-2 दिन में, उनकी भी डिटेल्स निकाली जाए। और हमारे जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ संदिग्धों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हालांकि कुछ ठोस पुलिस को अभी तक उनसे नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल पुलिस की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इनपुट्स पर काम किया जाए और कहीं ना कहीं एक मुकाम तक पहुंचाया जाए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को। इसके साथ ही दिव्यांशु, अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार एक्शन मोड में है। एक के बाद एक बैठकों का दौर जो है वो भी जारी है और इस बैठक में जो बड़े अधिकारी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें वर्चुअल तौर पर शामिल होते हुए नजर आए। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से कल ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद पूरा देश जो है इससे हिल गया है और सीधा तौर पर गृह मंत्रालय जो है इस पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं पल पल की अपडेट्स जो हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर हों या फिर NIA के DG हों या फिर बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, बाकी जो जांच एजेंसियां हैं, उनके सीनियर अधिकारियों से संपर्क में हैं और अगर किसी भी प्रकार का इनपुट मिलता है तो वो सीधा अमित शाह जी के साथ शेयर किया जाता है। तो
कुल मिला के केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधा तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। वो किसी भी बिल में घुसे होंगे उनको वहां से निकालकर उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा दी जाएगी। और यही वजह है कि हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं दिन रात एक करके आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि जो गाड़ी में शख्स मौजूद था उसके जो लिंक हैं वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद जेएनके जो टेरर मॉड्यूल कल बस्ट किया है जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उससे भी लिंक जुड़ते हुए उस शख्स के नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस भी कोशिश कर रही है कि वो जो शख्स गाड़ी में बैठा था वो उसका हैंडलर कौन है उस तक पहुंचा जाए। तो ये तमाम चीजें हैं वो अभी फिलहाल इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान चल रही हैं। ठीक है दिव्यांशु, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। लेकिन इसी के साथ में हमारे साथ में इस वक्त हमारे एक और सहयोगी अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं कि जांच कहां तक बढ़ी है और इस पूरे जांच के दायरे में कौन कौन आ रहा है, किसका कनेक्शन कहां से जुड़ रहा है, एक एक चीज पर नजर खुद अमित शाह बनाए हुए हैं। अंकित, देखिए साफ तौर पर कृतिका, क्योंकि जिस तरह से ये सब कुछ बीते रोज शाम होता है और उसके बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं, हर एक मोमेंट पर नजर रखी जाती है और इसी की रिपोर्ट खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा दी जाती है। और यही वजह है कि आज जब मीटिंग हुई तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, गृह सचिव केंद्रीय गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे, डीजी अगर बात करें तो इस बैठक में नहीं, यानी कि एनआईए के डायरेक्टर भी, निदेशक भी मौजूद रहे हैं और आईबी के भी निदेशक, यानी तमाम जो एजेंसियां हैं उनके प्रमुख इसमें रहे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इसमें शामिल रहे। तो यानी इन सभी से इस पूरे नेक्सस को लेकर के, क्योंकि जिस षड्यंत्र का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं या फिर जिस बात का जिक्र कल खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया, LNJP में अस्पताल में जब घायलों का उपचार हालचाल पूछने पहुंचे तो उपचार की पूरी जो स्थिति है उसके बारे में जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है इसके पीछे वो बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो नहीं जाती है तब तक इसमें कुछ भी कहना अपने आप में एक ओहापोह की स्थिति में रहने जैसा है। और क्योंकि जिस तरीके से धमाका होता है तो कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि गाड़ियां भी कई बार खुद भी ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से जल जाते हैं। अब क्या ये उस वजह से जली है या वाकई धमाका किया गया है, ये तो संदेह के घेरे में है। समय के साथ जब इंक्वायरी आगे बढ़ेगी तभी पता लगेगा, क्योंकि एजेंसियों पर भी इस समय दबाव रहता है और कुछ भी कहने से बचा जाता है, क्योंकि साफ तौर पर निर्देश उनको दिया जाता है कि आप एक्शन पर जाइए, ना कि वर्ड्स पर जाइए। तो यानी एजेंसियां जो हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं कि हमें किसी भी हालत में उस तक पहुंचना है जो इसके पीछे का तार है, यानी हर उस तार तक पहुंचा जा रहा है और हर एक नेक्सस, यानी ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसको किस तरीके से डिकोड किया जाता है, उसी पर लगातार खुद केंद्रीय गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ जहां बिहार का इलेक्शन चल रहा है और दूसरी तरफ यहां दिल्ली में इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो जाता है, यानी दोनों को ही देखना अपने आप में बेहद संजीदगी के साथ सरकार ले रही है। और एक संदेश भी दिया जा रहा है साफ तौर पर कि दिल्ली में सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए जो इंसान है या यूं कहें हमारे लिए, तो हमारे देश के जो निवासी हैं वो सबसे सर्वप्रथम है और सर्वोपरि है और इसीलिए सुरक्षा से कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृतिका, साफ तौर पर बिल्कुल सुरक्षा से चूक कतई बर्दाश्त नहीं है। और इसके साथ ही अगर सीधे तौर पर हम देखें तो प्रधानमंत्री इस वक्त भूटान की यात्रा पर है और वहां भी जाकर के उन्होंने ये संदेश दिया है कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही बोला कि उनकी अब खैर नहीं है और जल्द से जल्द उनको जवाब भी दिया जाएगा और जिन भी लोगों ने ये काम किया है, ये हरकत की है, उनको सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। हमारे साथ दिव्यांशु भी लगातार बने हुए हैं। दिव्यांशु, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ऐसे में अगर हमें याद होगा जब अप्रैल में पहलगाम में हमला हुआ था तो उसके बाद भी पूरे देश में काफी गुस्सा हम सभी ने देखा और उसके कुछ दिन बाद ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि इनको जवाब जरूर दिया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा, जिसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और सीधे तौर पर पूरे देश ने उसकी तारीफ भी की और कहा कि हाँ वाकई अब जवाब दिया जा चुका है। क्या उसी तरीके की कुछ तस्वीर का इंतजार देश को? दिव्यांशु, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी टूट गया दिव्यांशु से। हम एक बार फिर से संपर्क साधने की उनसे कोशिश करेंगे, लेकिन अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए। जी अंकित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
ठीक है, इसी सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये जो बैठक हुई है, इसी में पूरे तरीके से कहें तो रोड प्लान तैयार कर लिया गया है, यानी सब कुछ तैयार है। एक कहा जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन तैयार है, बस एक तरीके से कहें किस तरह से बढ़ना है, सिग्नेचर बाकी है। तो यानी वो यहां से होता रहा, और इन सब के बीच जो हर स्थिति है उस पर, चाहे फिर वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या फिर ये कहें जो तमाम पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर क्या कुछ व्यवस्था रखी गई है, वहां पर किस तरह से जो महकमे हैं पुलिस के वो काम कर रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है, वो यहां से निकलने की कोशिश की गई है। यानी आप समझ कर चलिए कि जब देश की सुरक्षा एजेंसियां किसी चीज के पीछे लग जाएं तो वो कितनी मजबूत स्थिति बनाती है अपने आप में। तो देश के लोगों को डरने की कहीं से भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद इसकी निगरानी होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं, और तमाम सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैदी के साथ हर मोर्चे पर तैनात नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि जो आज की मीटिंग है अब उसका असर देखने को मिलेगा। आपने पहलगाम पुलवामा का भी जिक्र किया, यानी तमाम जो चीजें रही उनका जिक्र आप लगातार कर रही हैं, और उन्हीं में आपको ये भी याद होगा कि जिस तरीके से चीजें हुई थी और उसके बाद भी कहा गया था कि हिसाब चुकता होगा, यानी जो भी इनके पीछे हैं उनके लिए हिसाब चुकता करने की कोशिश में लगातार एजेंसियां और खासतौर पर सरकार नजर आ रही है। कृतिका, इसके साथ ही अंकित, अगर हम देखें तो कई सारी गिरफ्तारियां भी इससे पहले हो चुकी है, क्योंकि बीते कल गुजरात में एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। उससे पहले 7 तारीख को सहारनपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, और बीते कल फरीदाबाद से भी एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। तो क्या इस जो गिरफ्तारियां हुई इकट्ठी और उसके बाद में कल जो ये ब्लास्ट हुआ, ये धमाका हुआ, क्या इनको हम एक कड़ी में जोड़कर देख सकते हैं अंकित? देखिए, कुछ चीजें जांच का विषय है, तब तक इस पर कुछ भी कहना अपने आप में खुद को संदिग्ध घेरे में डालने जैसा है, क्योंकि यही सारे वो सवाल हैं जिस पर काम किया जा रहा है। खुद भी कल केंद्रीय गृह मंत्री ने जब अपना बयान दिया, और हमने सबसे पहले प्रमुखता से इसको दिखाया भी दूरदर्शन ने, और उन सब बयानों में ये साफ था कि हम हर मामले को जांच रहे हैं, और इसीलिए आज जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इस बैठक में शामिल थे वर्चुअली तौर पर। और आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर इसमें शामिल थे, यानी दिल्ली लेवल पर भी हो, स्टेट लेवल पर हो, या यूं कहें नेशनल लेवल पर हो, हर लेवल पर जांच होगी, और जो भी इसके पीछे संदिग्ध हैं या जो भी कारण है इसके पीछे, फिर वो मानवीय, मैं लगातार कह रहा हूं, चाहे मानवीय हो या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ब्लास्ट हुआ हो, इन सभी कारणों की गहनता से जांच हो रही है, और जो नेक्सस तोड़ने की कोशिश है वही यहां पर चले। और इसीलिए रिव्यू मीटिंग हो, और इस रिव्यू मीटिंग के बाद ये मानकर चला जा रहा है कि आने वाले जो दिन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और इस लिहाज से भी क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ेगी, और इसी पर सरकार भी अपनी स्थिति को साफ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कहने से ज्यादा सरकार करने में विश्वास रखती है। जी कृतिका, बिल्कुल, और उस दौरान हमें कई सारी मीटिंग्स भी देखने को मिले। दिव्यांशु हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, कल जब ये धमाका हुआ है तो उसके बाद से लेकर अभी तक आखिर क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, और साथ ही कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि कल से लेकर अब तक की अगर हम अपडेट की बात करें तो फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां हैं उनका मकसद है कि मौके से एग्जिबिट्स जो हैं उनको कलेक्ट किया जाए, और यही वजह है कि कल से लेकर अब तक तमाम जितनी एफएसएल की टीमें हैं और इसके अलावा एनएसजी की टीमें हैं वो मौके पर एग्जिबिट्स को कलेक्ट कर रही हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो दिल्ली सरकार की जो एफएसएल डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जिसका हेडक्वार्टर रोहिणी में है, वो अलग काम करती है, और इसके अलावा जो है एनएसजी की अपनी लैब है। तो ये दोनों ही जो लैब्स हैं वो मौके पर पहुंचकर अपने अपने हिसाब से एग्जिबिट्स को कलेक्ट करती हैं, और वहां ये देखा जाता है, वो जो एग्जिबिट्स कलेक्ट किए जाते हैं उसके बाद उसको लैब में टेस्ट किया जाता है, और ये देखा जाता है कि आखिर जो एक्सप्लोजिव हुआ, जो एक्सप्लोजन हुआ, उसमें कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल से लेकर अब तक जो भी एफएसएल ने एग्जिबिट्स वहाँ से मौके से उठाए हैं उनके सैंपल को लेबोरेटरी भेजा गया है, और आज शाम तक उम्मीद है कि एफएसएल की जो इनिशियल रिपोर्ट है वो सामने आएगी और वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंपेगी। आपको फिर बताना चाहूँगा कि ये इनिशियल रिपोर्ट होगी, ये पूरी तरीके से फाइनल रिपोर्ट नहीं होगी। और इसके अलावा जानकारी ये भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इसके अलावा बाकी जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उन्होंने फरीदाबाद पुलिस के साथ संपर्क किया है, और जो फरीदाबाद जम्मू कश्मीर टेरर मॉड्यूल को
बस्ट किया गया था एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान, और उसमें करीब 2900 किलो के आसपास जो ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया था, उसकी भी जानकारी पुलिस ने ली है। और हम आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि जो बरामद हुआ और उसके बाद जो लाल किले पे सैंपल कलेक्ट किए, उन दोनों को मैच कराने की कोशिश की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या वो दोनों ही जो केमिकल्स हैं वो क्या सेम है या फिर अलग हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें निकल कर सामने आई है। और FSL जो है कहीं ना कहीं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो एग्जिबिट्स तो कलेक्ट करती ही है और इसके अलावा ये भी चेक करती है कि जब एक्सप्लोजन हुआ तो वहाँ से जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कितनी दूरी पर जाके गिरे, और उस दूरी को नाप के हम कह सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये हालांकि एक्सपर्ट्स का काम है कि वो जो एक्सप्लोजन हुआ वो कितनी इंटेंसिटी का था, और अगर ज़्यादा इंटेंसिटी का वो एक्सप्लोजन था तो उसमें कौन कौन से जो केमिकल्स हैं उसका इस्तेमाल किया हो सकता है। तो ये तमाम सवाल हैं। और इसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं वो ये भी देखती हैं कि जो केमिकल एक्सप्लोजन हुआ वो आखिर कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पिछले महीनों जब हमने देखा था कि दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी इसी तरीके से जो FSL की टीम है उन्होंने एग्जिबिट्स को कलेक्ट किया था और उसके बाद इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगाया था, और उसका जो लैब में टेस्ट होने के बाद फाइनल चीज़ें निकलकर सामने आई थी। इस मामले में भी हम कह सकते हैं कि आज इनिशियल रिपोर्ट आ सकती है FSL की, और हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक कुछ और इनपुट निकलकर सामने आएंगे। और आप को एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो टेरर मॉड्यूल फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर का था, इसमें 2 गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं बल्कि 7 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये भी निकलकर सामने आया है कि जो गाड़ी में शख्स बैठा था, जो अपनी गाड़ी लेकर लाल किला पहुंचा था, वो भी उसका हिस्सा हो सकता है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियां उसके जवाब निकालने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, और इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ में अंकित भी लगातार बने हुए हैं। अंकित, अब इस धमाके के बाद में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं? क्योंकि जैसी जानकारी मिल रही है कि चांदनी चौक और उसके आसपास के जो बड़े बाजार हैं उनको इस समय बंद किया गया है, साथ ही लाल किले को भी 3 दिनों के लिए बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया। और सिर्फ चांदनी चौक या लाल किला नहीं बल्कि दिल्ली के जो अन्य बड़े बाजार हैं उनको लेकर भी कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं। अंकित, देखिए, साफ तौर पर क्योंकि ये जो स्थिति रही वो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सोमवार का दिन अमूमन जब राजधानी दिल्ली हो या फिर महानगरों में सोमवार का दिन बहुत ही व्यस्ततम दिनों में से एक रहता है, क्योंकि शाम के समय वो तमाम ऑफिसेस खुले हुए होते हैं। जो वर्क फ्रॉम होम भी जा रहे होते हैं वो भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को उनका भी ऑफिसेस होते हैं। तो ऐसे में अगर ये धमाका हुआ, उसके पीछे का कारण इसलिए भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या प्लान था या ये किसी और वजह से हुआ है। और अब जिसका जिक्र कर रही हैं कि क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं, तो अगर उस पर जाएं तो बाजारों को बंद तो किया जा ही रहा है, लेकिन दिल्ली में प्रवेश और दिल्ली से या यूं कहें निकासी, दोनों में अगर आप करते हैं तो आपको एक पोल के जरिए चेक किया जा रहा है। यानी हर तरफ बैरिकेड्स किए गए हैं, उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ तक कि हम सुबह जब वहाँ पर पहुंचे भी थे रेड फोर्ट के इलाके पे, तो यानी तकरीबन आपको 1 किलोमीटर दूर से 900 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी से ही आपको अब अंदर जाने की इजाजत होगी, वो भी पैदल। यानी आप वाहन अंदर नहीं ले जा सकते। रेड फोर्ट का इलाका इस तरीके से एक तरीके से सील हो गया है, जहां पर व्हीकल्स का जाना पॉसिबल नहीं है। और इन सब के बीच दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों ने भी इसी को एहतियाती तौर पर अपने कदम उठाए हैं। बिल्कुल, इसी में अगर बात की जाए तो कई एयरलाइंस भी हैं जिन्होंने अपने सुरक्षा मेजर्स के लिए पहले ही कहा है कि आप लोग थोड़ा जल्दी बिल्कुल अंकित, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली में जो ये धमाका हुआ है उसके बाद में अब पूरे देश में जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर लगातार छापेमारी भी हो रही है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से लगातार चेकिंग अभियान भी चल रहे हैं, जिसकी कई सारी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका, और साथ ही दिव्यांशु आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हो और इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई एक एक अपडेट, पल पल की अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप लगातार बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती।
इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों की। जी हां, जहां दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है और बम्पर मतदान हो रहा है। बिहार के अलग अलग मतदान केंद्रों पर हर उम्र, हर वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इस दौरान मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के रंग बिरंगे नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं बुजुर्ग मतदाता व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचे हैं, तो कहीं महिलाएं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मतदान केंद्रों पर नजर आई हैं। तो वहीं पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी खासा उत्साह नजर आया। पोलिंग बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास सुविधाएं भी लगातार दी जा रही हैं ताकि वो आसानी से मतदान कर सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई समस्या ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और हर कोई व्यक्ति लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभा सके। और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू कार्यालय पहुंचे और जहां कार्यालय पहुंचे उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। तो जहां एक तरफ बिहार में इस समय दूसरे चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है, दूसरा और अंतिम चरण, जिसके बाद में 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। और इसी बीच नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है जेडीयू के कार्यालय पहुंच करके, और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 47.62% मतदान दर्ज किया गया है और इसमें सर्वाधिक जो मतदान हुआ है वो हुआ है किशनगंज में, जहां 51.86% मतदान दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम मतदान मधुबनी में हुआ 43.39%। जिलेवार तरीके से अगर हम बात करें तो पश्चिम चंपारण में 48.91%, पूर्वी चंपारण में 48.01%, शिवहर में 48.23%, सीतामढ़ी में 45.28% मतदान दर्ज किया गया। साथ ही मधुबनी में सबसे कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया 43.39%, सुपौल में 48.22%, अररिया में 46.87%, किशनगंज में 51.86% मतदान दर्ज किया गया। पूर्णिया में 49.63% मतदान दर्ज किया गया। कटिहार में 48.50%, भागलपुर में 45.09%, बांका में 50.07%, कैमूर में 49.89%, रोहतास में 45.19%, अरवल में 47.11%, जहानाबाद में 46.07% मतदान दर्ज किया गया। इसके साथ ही औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो 49.45%, गयाजी में 50.95% मतदान दर्ज किया गया, नवादा में 43.45% और जमुई में 50.91% मतदान आज दर्ज किया गया है। तो दोपहर 1 बजे तक कितने फीसदी मतदान दर्ज किया गया वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये बम्पर वोटिंग हुई है कि दोपहर 1 बजे तक, क्योंकि इससे पहले अगर हम नजर डालें तो इससे आखिरी जो चुनाव हुए थे साल 2020 में, उस दौरान काफी कम मतदान प्रतिशत नजर आया था। आपको इस समय हम दिखा रहे हैं 2020 में दूसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक 32.82% ही मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 2025 की जब हम बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। 47.62% मतदान अभी तक दोपहर 1 बजे तक दर्ज किया जा चुका है और बहुत जल्द ही 3 बजे तक कितना मतदान दर्ज किया गया है उसके भी आंकड़े बहुत जल्द हम सभी के सामने होंगे। फिलहाल दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तो बात रही दूसरे चरण की, लेकिन अगर हम बात करें पहले चरण की 6 तारीख की, तो पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई थी और पहले चरण ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए काफी मतदान प्रतिशत 65% के करीब पहुंचा था। तो आज भी यही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अगर दोपहर 1 बजे तक 47% से ज्यादा मतदान हुआ है तो उम्मीद है कि शाम को जब आखिरी मतदान प्रतिशत आएगा तो उसमें ऐतिहासिक मतदान कहीं ना कहीं दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में नारी शक्ति की बेमिसाल झलक भी आज देखने को मिल रही है। लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह के बीच में सासाराम के एक बूथ की बागडोर पूरी तरह से महिलाओं ने अपने हाथों में ले रखी है। इस बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने, आपको दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। मैं इस समय रोहतास जिले के सासाराम के एक बूथ पर हूँ। एक बूथ ये बहुत एक ही खास बूथ है। इसके पूरे मैनेजमेंट को
महिला सशक्तिकरण की थीम पर समायोजित किया गया है, यानी कि सारी जो महिलाएं हैं वो इस बूथ का मैनेजमेंट कर रही हैं और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं की गई हैं। खासकर वेबकास्टिंग कराई जा रही है, पूरे बिहार के हर बूथ की वेबकास्टिंग हो रही है, जिसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो रही है। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो 3 लेयर की सुरक्षा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इसके अलावा बात करें तो बिहार पुलिस की टीम भी हर बूथ पर है। तो एक अच्छी व्यवस्था देखी जा सकती है बिहार के सासाराम के सभी बूथ पर, और लोगों में लगातार मतदान को लेकर जागरूकता है और ये बताता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रोहतास के सासाराम से कैमरामैन मोहित उइके के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल आज दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और ऐसे में कई सारे जो असंवेदनशील इलाके हैं वहां पर मतदान शाम 4 और 5 बजे तक होगा, लेकिन उसके अलावा बाकी जगहों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और ऐसे में ये तो हर मतदान केंद्र पर खास इंतजाम तो किए ही गए हैं, लेकिन जहानाबाद की अगर हम बात करें तो मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, साथ ही सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी भी वहां मौजूद हैं और इसके साथ ही मतदान बूथ को सजाया भी गया है। वोट डालने के लिए आ रहे मतदाताओं के लिए साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिसको लेकर के मतदाताओं में भी काफी उत्साह आज नजर आ रहा है और इसका सीधा असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ रहा है। और वहीं अब बात औरंगाबाद की, जहां अति नक्सल प्रभावित इलाके के बादम बूथ नंबर 420 पर मतदाता काफी उत्साहित होकर मतदान करते हुए आज नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि नक्सल प्रभावित ये इलाका है और यहाँ पर मतदाताओं में इतना उत्साह है कि लंबी लंबी कतारें आज यहाँ पर देखने को मिली हैं। और अगर हम दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो 47% से ज्यादा मतदान प्रतिशत आज दर्ज किया गया है, जो 2020 के मुकाबले काफी ज्यादा है। और ऐसे में आज इंतजार है शाम को जब वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद में आखिरी जो मतदान प्रतिशत निकल कर आएगा कि कुल मिलाकर पूरे बिहार में कितना मतदान इस बार हुआ है, इस पर हम सभी की नजर है। तो नक्सल प्रभावित इलाके में भी मतदाता जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मधुबनी से शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही गया जी से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं निशांत राय। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। इस वक्त अगर हम देखें तो लगभग 2:45 का वक्त हो चुका है, सुबह से लेकर अभी तक आप लगातार एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? क्या अभी भी वहां पर जो मतदाता है वो लगातार पहुंच रहे हैं अपना मतदान दर्ज करने के लिए? देखिए, आज सुबह मैं झंझारपुर में था, जहां नीतीश मिश्रा एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं और सामने महागठबंधन से उम्मीदवार जो है वो चुनौती दे रहे हैं। अब मैं इस वक्त मधुबनी शहर में आ गया हूं, जहां पर आरजेडी उम्मीदवार और एनडीए उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है और जन स्वराज फैक्टर की बीच बड़ी चर्चा है, आखिर वो कितना फर्क डालेगा। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये भी बूथ देखे तो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है, पिंक बूथ है। देखिए, एक एक करके, अब उतनी भीड़ तो नहीं है लेकिन एक एक करके मतदाता आ रहे हैं। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया, दिखाइए जरा शाही अपनी। तो देखिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या चाहते हैं आप नई सरकार से, थोड़ा बताएं, क्या बात जेहन में थी? जी, वोट दिए आप, जो अपना जो अच्छा करे जीते अपने। ठीक है, तो कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। देखिए, इस तरह से सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। इसके पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कृतिका कि अगर आप मतदान के बाद आते हैं तो सेल्फी खींचिए। और पूरी तरह से ये पिंक बूथ है, इसका मतलब है कि महिलाओं द्वारा संचालित ये पूरा बूथ है। यहाँ पीठासीन अधिकारी, मतदान कर्मी, सारी महिलाएं हैं। तो इस तरह के प्रयोग हर जिले में, कोई हर विधानसभा में कुछ बूथ पिंक बूथ बनाए जाते हैं, कुछ आदर्श बूथ बनाए जाते हैं, जहां एक सजावट सी देखने को मिलती है, लोग देखने आते हैं आसपास के बूथ के। तो देखिए, ये मतदान के लिए जा रहे हैं भाई साहब। अभी आप सुबह नहीं आ पाए, कहीं फंसे थे, कैसा लग रहा है ये बूथ देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। जिला में सबसे प्रथम यहाँ पर शिव गंगा बालिका उच्च विद्यालय सबसे उत्तम बूथ है, सुंदर सजावट है।
आप थोड़ा पास में आइए। इस तरह से जो पिंक बूथ बनाए जाते हैं, जहाँ सारी महिला मतदान कर्मी है, तो इससे एक संदेश भी जाता है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इस तरह के बूथ की पहल चुनाव की बहुत अच्छी है, आप लोगों को अच्छा लगता है? ऐसा तो बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी पहल है और देख के भी काफ़ी अच्छा लगता है और ख़ुद को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ ऐसे बूथ पे आए हैं और वोट दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए कृतिका, इस तरह की जब पहल होती है तो निश्चित तौर पर कुछ सकारात्मक असर तो पड़ता ही है कि कुछ ऐसे मतदाता जो थोड़ा सा उन्हें लगता है कि देर में चलें या फिर कई बार वो मतदान के लिए नहीं आते, उनको भी लगता है कि उनकी जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, उसको निभाना चाहिए। तो हम इस वक्त झंझारपुर से आए हैं यहाँ मधुबनी शहर में। मधुबनी जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 8 पर एनडीए का कब्जा पिछली बार हुआ था और सिर्फ 2 पर महागठबंधन यानी आरजेडी जीती थी। इस बार चुनौती है आरजेडी के लिए कि वो सीटें बढ़ाए, एनडीए के लिए चुनौती है कि वो अपने इस शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखे। और पूरे अगर रीजन की बात करें, जिसे हम मिथिलांचल कहते हैं, तो ऐसी 40 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें 31 एनडीए के पास है और सिर्फ 8 आरजेडी यानी महागठबंधन के पास है। तो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। मिथिला पेंटिंग के लिए मशहूर है, मिथिला का खान पान तो हम सब जानते हैं, मिथिला के पाक की खूब चर्चा होती है और यहाँ के उम्मीदवारों, स्टार उम्मीदवारों की तो हम खूब चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन मिथिला संस्कृति, मिथिला की जो संस्कृति है, उसको देश दुनिया में हम देखते हैं कि बिहार का नाम रोशन करते हुए। तो आज हालांकि मतदान के मामले में थोड़ा सा पिछड़ रहा है, अगर गया से तुलना करें या किशनगंज से तुलना करें, ये पहले भी ट्रेंड रहा है, पिछले मतदान में भी देखने को मिला था। इस इलाके में थोड़ा सा ये कहा जाता है कुछ बेल्ट में जी फिलहाल, लेकिन अभी हमें शाम तक और इंतजार करना होगा। हो सकता है कि शाम को मतदान और बढ़ता हुआ वहां से नजर आपके पास वापस आएंगे। शैलेंद्र, इस वक्त गया जी से निशांत राय भी हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, सीधे तौर पर इस बार अगर हम देखें तो बम्पर वोटिंग नजर आ रही है। पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई और दूसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि 2020 में दूसरे चरण जब हुआ था तो उस दौरान लगभग 32% मतदान दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार 47% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है अभी तक दोपहर 1 बजे तक। देखिए, बिल्कुल गया की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लाइन जो है नज़र आ रही है। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर इनकी बारी कब आएगी और ये तमाम लोग अपना आधार कार्ड लिए, अपना वोट की पर्ची लिए खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। ये जो तैयारी की गई है, जो सजावट है, कैसा लग रहा है आपको? इतना सुबह आखिर वोट क्यों नहीं दे पाए आप? सुबह हम लोग काम कर रहे थे, काम के दरमियान में कैसे आ सकते हैं। उसके बाद छुट्टी हुआ, मैं वोट देने के लिए आया हूँ। और जहन में क्या है आपके जब वोट करने जा रहे हैं, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? विकास के लिए सोच करके कर रहे हैं काम जी। ये बहुत विकास बहुत अच्छा कर रहा है जी। आप इस समय आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? अभी विकास के लिए सोच कर आए हैं कि विकास हो, वोट ही चलते आए हैं देने के लिए जी, विकास के चलते। आप थक के बैठ गए नीचे? काम धंधा करके आए हैं तब सोचे कि हम दे के चल जाएंगे, लेकिन हम लोग तो विकास के खातिर आए हैं, लेकिन तो कहे का मतलब क्या है, इका हम लोग खड़े रहेंगे। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं और काम करके यहाँ पर पहुंचे और थक गए हैं। सर, क्या जहन में है जब आप वोट करने जा रहे हैं? विकास के प्रति वोट कर रहे हैं, विकास के प्रति। तो आप समझ सकते हैं बदलता हुआ बिहार है कृतिका, और हर व्यक्ति के दिमाग में विकास, और विकास एक ऐसा मुद्दा बन चुका है बिहार में जिसमें जो भी वोटर पोलिंग बूथ तक जा रहा है, ज्यादातर लोगों के सोच में वो नजर आ रहा है, उनके जहन में नजर आ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लोग सुबह से जो कतारें हैं वो कम नहीं हुई हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। 15-15 मिनट में उनका नंबर आ रहा है। और इसमें अगर बात की जाए पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो जो यहाँ पर तैनात है लोगों को बारी बारी करके अंदर भेज रही है। जी, आपके पास वापस आते हैं। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, आप भी क्योंकि लगातार सुबह से एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, तो आज की अगर हम बात करें दूसरे चरण में महिलाओं में, दिव्यांगों में और साथ ही युवाओं में जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उनमें कितना उत्साह इस बार नजर आया है? देखिए कृतिका, ये सही बात है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनमें एक विशेष तरह का उत्साह इसलिए होता है क्योंकि उनका एक पहला अनुभव होता है। वो पोलिंग बूथ पर उस अनुभव को महसूस करते हैं। अगर मीडिया मौजूद है तो उससे बातचीत करना चाहते हैं, वो उत्साह दिखता है।
लेकिन जो नया ट्रेंड दिखा है पिछले 1-2 चुनाव से, वो महिला मतदाताओं में अधिक उत्साह का है और वो एक बड़ा प्रतिशत है जो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा घरों से निकल रहा है। आमतौर पर पहले कहा जाता था कि शहरी मतदाताओं में महिलाएं कम निकलती हैं और पुरुष मतदाता भी ग्रामीण इलाकों के मुकाबले कम निकलते हैं, तो वो फासला तो अभी भी बरकरार है, लेकिन महिलाओं में उत्साह मतदान को लेकर ज़्यादा दिखा है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से ऐसा हुआ है, या तमाम लाभार्थी योजनाएं जो केंद्र के द्वारा चलाई गई जिससे महिला सशक्तिकरण हुई है, या फिर खाते में जो पैसा देने वाली योजना शुरू हुई उसका एक आर्थिक मदद मिली है, इस सब फैक्टर पर चर्चा होगी। लेकिन पहले चरण में स्पष्ट हुआ कि 8% पुरुषों के मुकाबले महिला ज़्यादा घरों से निकली। और आज सुबह पोलिंग बूथ पर जो तस्वीरें आईं, जहां मैं था या जहां मैं गया, और बाकी जो भी तस्वीरें हमने टेलीविज़न पर या फिर सोशल मीडिया पर देखी, उसमें सुबह जो कतारें थी वो महिलाओं की लंबी थी पुरुषों के मुकाबले। शायद ये संदेश था कि पहले मतदान करना है, फिर जाके घर पर जलपान बनाना है परिवार के सदस्यों के लिए, इसलिए वो कतारें लंबी दिखाई दी। यहाँ इस वक्त मैं शहर में हूँ मधुबनी, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि अगर पुरुष आ रहे हैं परिवार के साथ तो महिलाएं जरूर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष मतदान करके जा रहे हैं, महिलाएं नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर भी वो उत्साह दिखता है। इसका कितना फर्क होगा, किस दल को फायदा होगा, इसकी विवेचना की जा रही है। बिल्कुल, और ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है इसका फायदा किसको होगा, महागठबंधन को होगा या फिर एनडीए को होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 14 नवंबर का जब नतीजे आएंगे। फिलहाल निशांत आपका और साथी शैलेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अन्य तमाम खबरों का भी करते हैं रुख, जहां राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने त्रिसेवा यानी त्रिशूल अभ्यास के तहत अभ्यास मारू ज्वाला का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य थार रेगिस्तान में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच एक संयुक्त संचालन और युद्ध क्षमता को परखना था। यह अभ्यास त्रिशूल अभ्यास के अंतिम चरण का हिस्सा था। और इसके साथ ही निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने कोहली की क्यूरेटिव पिटीशन सुनवाई के बाद 2011 के अपने उस फैसले को पलट दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोहली को दोषी माना था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोहली की अपील को खारिज कर दिया था। इससे पहले रिम्पा हालदार की हत्या ही ऐसा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को दोषी माना था। बाकी सभी मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही कोहली को दोषमुक्त करार दे दिया था। और इसी को लेकर कोहली के वकील ने अपनी क्यूरेटिव याचिका में दलील दी कि जिस सबूत की विश्वसनीयता को संदिग्ध मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोहली को बाकी सभी मामलों से बरी किया था, उसी सबूत के आधार पर कोहली को मिली मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की, जहां भारत के सम्राट राणा ने शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। सम्राट एयर पिस्टल के निजी इवेंट में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। सम्राट ने कायरो में चल रही चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 243.7 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने चीन के हु काई को सिर्फ 0.4 अंक के अंतर से मात दी। भारत के ही वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई और इससे पहले सम्राट राणा, वरुण तोमर और श्रवण कुमार की तिकड़ी ने टीम इवेंट में भी गोल्ड हासिल किया था। और भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2 पदक अपने पक्के कर लिए हैं। ढाका में चल रही प्रतियोगिता में भारत की पुरुष रिकर्व टीम और महिला कंपाउंड टीम ने फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान को मात दी और अब 14 नवंबर को होने वाले फाइनल में भारतीय टीम का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। तो वहीं महिला कंपाउंड टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया। 13 नवंबर को होने वाले फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। हॉकी इंडिया ने FIH महिला जूनियर विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। चिली के सेंटियागो में 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक होने वाले टूर्नामेंट में भारतीय दल की कप्तानी ज्योति सिंह करेंगी। 20 सदस्यीय भारतीय टीम में 18 मुख्य खिलाड़ियों के अलावा 2 वैकल्पिक खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। महिला जूनियर विश्व कप में भारत को पूल C में रखा गया है और वो अपने अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर को नामीबिया के खिलाफ करेगा।
वहीं भारतीय पैरा जूडो टीम ने कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न IBSA एशियाई पैरा जूडो चैंपियनशिप में 5 पदक जीतने में सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश के गुलशन ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, तो वहीं मध्य प्रदेश के कपिल परमार ने रजत पदक हासिल किया। हरियाणा की कोकिला ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि उत्तर प्रदेश के धर्मवीर वर्मा ने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा पुरुष टीम चैंपियनशिप में भारतीय पैरा जूडो पुरुष टीम ने मंगोलियाई टीम को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि NIA अब दिल्ली धमाकों की जांच करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल ये दिल्ली में लाल किले के सामने ये धमाका हुआ था, जिसके बाद में अब NIA को पूरी जांच सौंपी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये जिम्मेदारी अब NIA को दी गई है और अब दिल्ली धमाके में जो दिल्ली में कल धमाका हो उसकी पूरी जांच अब NIA करती हुई नजर आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज ही उच्च स्तरीय बैठक की थी और उस बैठक में ये बड़ी अपडेट अब निकलकर सामने आई है कि NIA अब दिल्ली में जो बीते कल धमाका हुआ, कल शाम को जो धमाका हुआ, उसकी पूरी जांच अब NIA की तरफ से की जाएगी और एक एक पहलू पर फोकस किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ गए। नीरज, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? अब NIA इस पूरे धमाके की जांच करेगी और एक एक कड़ी को कड़ी से जोड़ती हुई नजर आएगी। नीरज, देखिए, बिल्कुल NIA अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और हम कह सकते हैं कृतिका कि अब दिल्ली पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है वो दिल्ली पुलिस NIA को सौंपेगा। आज सुबह भी NIA की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। वहां पर कई तरह के जो साक्ष्य हैं वो NIA ने एकत्र किए थे। इसके साथ साथ ही दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों के टच में है NIA की टीम और जो घटना हुई है उसको लेकर एक से एक बारीक जानकारी दिल्ली पुलिस से NIA की टीम मांग रही है। और रात को भी NIA की टीम पहुंची थी और हमको भी पता है कि सुबह 11 बजे के करीब गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें तमाम आला अधिकारी पहुंचे थे जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। चाहे हम IB की बात करें, NIA की बात करें, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की बात करें, ये तमाम अधिकारी पहुंचे थे और गृह मंत्री ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया था कि इस मामले की जो जांच है वो जल्द से जल्द की जाए और हर एंगल से जांच की जाए। कई तरह के जो सवाल हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। जो हरियाणा का जो लिंक है, खासतौर से फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद हुआ था, उससे भी लिंक जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो गाड़ी इस कह सकते हैं कि जिसमें ब्लास्ट हुआ था या ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई थी, वो उस गाड़ी का जो रूट है वो भी निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से वो फरीदाबाद में थी, फरीदाबाद से वो दिल्ली के अंदर एंटर होती है, लाल किले के पास पहुंचती है, पार्किंग में खड़ी होती है और उसके बाद पार्किंग से 3 घंटे के बाद निकलती है और फिर वो ब्लास्ट होता है। तो ये तमाम तरह के जो एंगल हैं वो निकल कर आ रहे हैं। अब NIA विस्तृत तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगी और आपको पता भी है कि NIA खासतौर से एक्सपर्ट है आतंक विरोधी जो जांच है उसको लेकर। तो अब हम कह सकते हैं कि आतंकवादियों का जो एंगल है उससे भी इस पूरे मामले की जांच होगी और NIA की जो टीम है वो घटनास्थल पर मौजूद है, तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं उनको एकत्र कर रही है। जी, अब बिल्कुल नीरज, अगर अभी तक की जांच की बात करें तो जांच कहां तक पहुंची और क्या कुछ खुलासे अभी तक की जांच में हो पाए हैं? नीरज, देखिए, जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे CCTV फुटेज है, उसके DVR है, वो दिल्ली पुलिस ने हासिल किए थे। दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ भी करी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई जगह राजधानी में छापेमारी की कार्रवाई भी करी थी। वहां से भी कई तरह की जो जानकारी है वो मिली थी दिल्ली पुलिस को। इसके साथ ही गाड़ी के जो ऑनर हैं उन तक दिल्ली पुलिस पहुंची थी, उससे तमाम तरह की जो जानकारियां दिल्ली पुलिस को मिली थी कि किस तरीके से गाड़ी को एक दूसरे को सेल किया गया। और उसके बाद ये गाड़ी प्रॉपर आप देखें कि फरीदाबाद में मिलती है, फरीदाबाद से दिल्ली में दाखिल होती है और फिर लाल किले के पास पहुंचती है, पार्किंग में खड़ी होती है, 3 घंटे बाद पार्किंग से निकलती है और वहां पर एक धमाका होता है। हालांकि जो पुलिस है वो इस एंगल से भी जांच कर रही है, क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, क्या जो हरियाणा के अंदर जो अमोनियम नाइट्रेट जो बड़े पैमाने पर पकड़ा गया था उससे किस तरह का लिंक था और जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे इस गाड़ी के विस्फोट का क्या लिंक है। ये तमाम तरह के जो एंगल हैं उसको खंगालने का काम दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन अब NIA इस पूरे मामले की जांच करेगी, गहनता से जांच करेगी और तमाम तथ्यों को, तमाम परतों को एक के बाद एक सामने रखेगी कि आखिर इस घटना के पीछे कौन दोषी थे और किन लोगों का इस घटना में हाथ था।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा और हम भी आप तक एक एक अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है इसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और